एपिसोड 1 लव। रात के 1 बज रहे थे। सारा शहर गहरी नींद में सो रहा था। दिसंबर का महीना और सर्दियों की भरी रात जो किसी को भी कपा देने के लिए काफी थी। रास्ते पर हर तरफ बस कोहरा ही कोहरा था और तभी उस कोहरे को चीरती हुई एक लड़की उस ठंड भरी रात में नंगे पैर दौड़ रही थी। उस लड़की के पीछे पीछे एक खूबसूरत सा नौजवान भी दौड़ रहा था। वह लड़की हंस रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मौज मस्ती कर रहे हो। उस लड़की के बदन पर सिर्फ एक सिल्क का पजामा और स्लीवलेस टॉप था। देखने में वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसके घुंघराले बाल हवा में उड़ रहे थे और वह बार बार पीछे मुड़ मुड़कर उस लड़के को देखती थी और हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुला रही थी। और वह लड़का भी दीवानों सा उसके पीछे पीछे भाग रहा था और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और तभी भागते भागते वह दोनों एक सुनसान सी जगह पर पहुंच चुके थे। उस जगह पर ढेर सारी गीली मिट्टी थी। शायद आसपास कोई नदी या झील थी। वहाँ पर एक पुरानी बिल्डिंग भी थी जो लगभग खंडहर में तब्दील हो चुकी थी और उस बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे काले गिद्ध बैठे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे यहाँ किसी का आना जाना ना हो। कोहरे की वजह से बादल में चांद भी दिख नहीं रहा था और उस जगह पर ज्यादा रोशनी नहीं थी। और तभी वह लड़का उस लड़की के साथ भागता हुआ उस सुनसान जगह पर आ गया। राहुल, तुम मुझे पकड़कर दिखाओ। मुझे पता है तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, लड़की बोली। देखो शालिनी, तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो। चुपचाप मेरे पास आओ वरना तुम अच्छी तरह से जानती हूँ अगर मुझे गुस्सा हो गया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। राहुल ने मुस्कुराते हुए शालिनी से कहा। शालिनी अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ एक सुनसान जगह पर टहलते हुए आई थी। उसका बॉयफ्रेंड देखने में बहुत खूबसूरत और बेहद आकर्षक युवक था। शालिनी दौड़ती जा रही थी और उसका बॉयफ्रेंड राहुल उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। और फिर अचानक शालिनी एक पेड़ के पास जाकर रुक गई और राहुल भी उस पेड़ के पास जाकर रुक गया। शालिनी जोर से हंस रही थी और मुस्कुरा रही थी और राहुल मुस्कुराते हुए उसके करीब आया और उसने शालिनी को गले लगा लिया। उसने शालिनी से कहा, तुम मुझे बहुत तंग करने लगी हो। शालिनी, कितनी बार तुमसे कहा है मुझसे दूर मत जाया करो। तुम मुझसे रोज मिलने क्यों नहीं आती हो? जानती हो जिस दिन तुम मुझसे मिलने नहीं आती हो मैं परेशान हो जाता हूँ। और ऐसा कहकर राहुल ने शालिनी को जोर से गले लगा लिया। शालिनी ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली थी, लेकिन अचानक ही शालिनी को ऐसा लगा जैसे उसने किसी मांस के लोटड़े को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। शालिनी ने डरते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल दी और अचानक उसके मुंह से जोर की चीख निकली। उसके हाथों में खून लगा हुआ था और उसकी आंखों के आगे एक भयानक काला साया खड़ा हुआ था और वह साया उसे अपनी जलती हुई आंखों से घूर रहा था। उस साये का पूरा शरीर जला हुआ था और जगह जगह घाव थे जिनसे खून रिस रहा था। उसकी आंखें बुरी तरह से जल रही थी। उसकी जीभ जली हुई थी और होंठ के एक कोने में लटक रही थी और वह अपनी जीभ लपलपा रहा था। उस भयानक साये को देखकर शालिनी बुरी तरह से कांपने लगी। उसने डरते हुए अपनी गर्दन हिलाकर इधर उधर देखा। वह राहुल को ढूंढ रही थी और जब उसे राहुल कहीं नजर नहीं आया तो वह अपनी सारी हिम्मत समेटकर वहां से भागने लगी और फिर वह राहुल को इधर उधर ढूंढने लगी। अभी वो राहुल को ढूंढ रही थी कि तभी उसे सामने एक झोपड़ी नजर आई। वह भागती हुई उस झोपड़ी के अंदर चली गई। वह साया अभी भी शालिनी के पीछे था। शालिनी बुरी तरह से हांफ रही थी और राहुल को आवाज लगाई जा रही थी, लेकिन उसे राहुल कहीं नजर नहीं आ रहा था। उस साये के भारी कदमों की आवाज शालिनी के कानों को गूंज रही थी। वह साया धीरे धीरे चलते हुए शालिनी के पीछे पीछे आ रहा था और शालिनी उससे बचने के लिए बस भागती जा रही थी।
उसके मन में तरह तरह के सवाल चल रहे थे। आखिर राहुल कहाँ चला गया, यह साया कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ा है। और तभी शालिनी को बाहर अजीब सी रोशनी आती हुई दिखाई दी। शालिनी उस झोपड़ी से निकलकर उस रोशनी की तरफ जाने लगी और उस रोशनी का पीछा करते हुए शालिनी को एक और रास्ता नजर आया। शालिनी उस रास्ते की तरफ बढ़ी। सामने एक बहुत बड़ा अस्पताल था। शालिनी को थोड़ी राहत सांस आई। वह मन ही मन सोच रही थी, यहाँ पर बहुत लोग होंगे जो मुझे इस साये से बचा सकेंगे और शायद मेरा राहुल भी यहीं कहीं होगा। अभी शालिनी उस हॉस्पिटल की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे जोर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दुख भरी थी कि शालिनी से आगे नहीं जाया गया। उसने पलटकर अपनी दाहिनी तरफ देखा, वहां एक कचरे का डस्टबिन रखा हुआ था। बहुत बड़ा डस्टबिन, शायद अस्पताल का कचरा फेंका जाता था। शालिनी उस कूड़ेदान की तरफ बढ़ी और तभी उसकी नजर वहां बैठी हुई औरत पर पड़ी। वो औरत वहां पर बैठकर रो रही थी। उस औरत को देखकर शालिनी भूल चुकी थी कि उसके पीछे वह काला साया है और वह अपनी लाल आंखों से शालिनी को घूर रहा था। लेकिन शालिनी का पूरा ध्यान उस औरत के रोने की आवाज पर था। शालिनी धीरे धीरे कदमों से चलते हुए उस औरत के पास पहुंची। वह औरत अभी भी रो रही थी। शालिनी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, कौन है आप और यहाँ अंधेरे में बैठकर क्यों रो रही हो। उस औरत ने शालिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस वैसे ही रोती रही। एपिसोड 2 शालिनी की एंग्शियसली बढ़ाती जा रही थी। शालिनी ने एक बार फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे वही बात दोबारा पूछी, लेकिन उस औरत ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। अब शालिनी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। वह उस औरत के चेहरे की तरफ आ गई और उसने देखा कि उस औरत के हाथ में एक छोटा सा बच्चा था जो पूरी तरह से खून सना हुआ था। शालिनी ने उस बच्चे की ओर देखा और उसे लगा शायद वह बच्चा पैदा होते ही मर चुका था। तभी माँ रो रही थी। शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे समझ आ गया था कि ये औरत क्यों रो रही है। अभी शालिनी कुछ और समझ पाती कि तभी वह काला साया दोबारा शालिनी की तरफ बढ़ने लगा था और उस काले साये को देखकर शालिनी ने घबराते हुए उस औरत से कहा, उठो, यहाँ से देखो तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। जल्दी चलो यहाँ से, हमें यहाँ से भागना होगा। अभी शालिनी उस औरत को वहां से भागने के लिए कह ही रही थी कि तभी उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और वह शालिनी के सामने आकर खड़ी हो गई और उस औरत को देखते ही शालिनी बुरी तरह से चीखने लगी। वह औरत देखने में बहुत भयानक थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई सड़ी हुई लाश हो और उस औरत का भयानक चेहरा देखकर शालिनी बुरी तरह से चीखने लगी और चीखते हुए उसकी आंख खुल चुकी थी। उसके सामने उसके पिता और उसका भाई बैठा हुआ था। वह दोनों उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शालिनी अभी भी सपना देख रही थी और उसकी माँ उसके पैरों के पास बैठकर उसके पंजे मल रही थी। उन्होंने रघु से कहा, लगता है आज फिर इसने वह भयानक सपना देखा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरी बेटी के साथ यह सब क्या हो रहा है। आखिर कब तक मेरी बेटी को यह सजा मिलेगी। मैं अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देख सकती हूँ। आप कुछ करते क्यों नहीं। शालिनी के माँ बुरी तरह से रोती जा रही थी और उसके पिता रघु अपनी पत्नी को ऐसे परेशान देखकर शांत रहने हिदायत देने लगे। रघु और उनका बेटा सुमित दोनों ही शालिनी को शांत करने की कोशिश करे रहे थे, लेकिन शालिनी इतनी बुरी तरह से डरी हुई थी कि वह काफी देर तक जोर जोर से चीखती रही। सुमित तुरंत ही उठकर गया और शालिनी के लिए पानी लेकर आया। उसने शालिनी के मुंह पर 2-4 पानी बूंद चिरक दी और उसे उठाकर बैठा दिया था और उसको पानी पिलाने लगा था।
शालिनी ने एक बार में ही सारा गिलास खाली कर दिया था। वह बुरी तरह से कांप रही थी। मिस्टर रघु अभी भी उसके सामने बैठे हुए थे। उन्होंने जैसे ही उसकी पीठ सहलाई, वह अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। रघु ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। तुमने फिर से वही सपना देखा था बेटा, उस सपने को भूलने की कोशिश करो। वह सिर्फ एक सपना है, एक बुरा सपना। उससे तुम्हारी सच्चाई का कोई लेना देना नहीं है। तुम अब हमारे पास हो, सुरक्षित हो, कोई बुरा साया यहाँ नहीं है। अपने पिता के समझाने पर शालिनी अब कुछ शांत हो गई थी। जब भी शालिनी यह बुरा सपना देखती थी, वह 2-3 दिन तक ऐसे ही उदास रहती थी। शालिनी की हालत देखकर उसकी माँ आज उसके साथ ही सो गई थी। सुबह उठकर शालिनी का चेहरा उतरा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो सचमुच वह किसी काले साए के साथ थी। शालिनी की माँ ने सुबह उसे जगाया नहीं और सीधे उसके कमरे से निकलकर नीचे नाश्ते के लिए आ गई थी। रघु ने उनसे शालिनी के बारे में पूछा और उन्होंने उदास चेहरे से रघु से कहा, वह अभी सो रही है, मैंने उठाया नहीं है, रात भर डरी हुई थी। आप कुछ करते क्यों नहीं है? आप उन बाबा जी का पता लगाइए, शायद कुछ बात बन सके, शायद हमारी बेटी की हालत में कुछ सुधार आए। आपको याद है ना वह बाबा जी कितने अच्छे थे? आप कुछ करिए, आप उन्हें ढूंढने की कोशिश करिए। रघु ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तुमसे 100 बार कहा है कि इन फालतू के बाबाओं के चक्कर में मत पड़ा करो, कुछ नहीं होगा, मैं किसी साइकेट्रिस्ट की मदद लूंगा, तुम देखना शालिनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि शालिनी को थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, नए नए दोस्त बनाने चाहिए। वह आजकल की बच्चियों की तरह है ही नहीं, बस सारा दिन हमसे में बात करती रहती है, पढ़ती है या फिर टीवी देखती है। उसे कॉलेज जाना चाहिए, उसके साथ के सारे बच्चे कॉलेज जाकर पढ़ते हैं। अभी रघु और उनकी पत्नी बात कर ही रहे थे कि तब तक सुमित भी नीचे उतर कर आ गया था। उसने रघु की बात सुनकर उनसे कहा, हाँ पापा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने भी शालिनी को कितनी बार कहा है कि वह कॉलेज क्यों नहीं चलती है। मम्मा पापा ठीक कह रहे हैं, शालिनी को कॉलेज जाना चाहिए, बाहर की दुनिया के लोगों से ज्यादा संपर्क में रहेगी, उतनी जल्दी ही वह सपने को भूल जाएगी। रघु की पत्नी ने नाश्ता लगाते हुए रघु और सुमित से कहा, शायद तुम दोनों ठीक कह रहे हो, मैं ही उसे लेकर ज्यादा चिंतित रहती हूँ, पर क्या करूँ, वह बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती है ना, इसलिए कोई बात नहीं, आज उसकी सहेली को फोन करती हूँ, वह हॉस्टल वाली लड़की, आज उससे कहती हूँ कि जबरदस्ती इसे कॉलेज लेकर जाए। अपनी माँ के मुंह से रोशनी का नाम सुनकर सुमित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मा मैं भी तो यही कह रहा था, शालिनी को रोशनी के साथ बाहर घूमना फिरना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए। मैं अभी रोशनी को फोन लगाता हूँ और उसे घर बुला लेता हूँ। ऐसा कहकर सुमित तुरंत फोन के पास गया और उसने रोशनी का नंबर डायल किया और रोशनी से घर आने के लिए कहा। रोशनी एक खूबसूरत लड़की जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। रोशनी के हॉस्टल रहने की वजह उसके माँ पिताजी है। रोशनी की अपने माता और पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती है थी। असल में रोशनी की माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था, जब रोशनी बहुत छोटी थी और उसके पिता ने अपने साथ काम करने वाली औरत से ही शादी कर ली थी। ऐसा नहीं था कि रोशनी के पिता बुरे आदमी थे, लेकिन अपनी दूसरी पत्नी की वजह से वह रोशनी से खींच। एपिसोड 3 योर डॉटर इज कर्स्ड। शालिनी अपने माता पिता की लाडली बेटी है, इतनी ज्यादा लाडली है कि उसके माता पिता उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, सच में चांद तारे भी तोड़ कर ला सकते हैं। शालिनी का एक भाई है सुमित, जो बहुत सिंसियर है। वह शालिनी से बहुत प्यार करता है। शालिनी सीधी सादी और मासूम और पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन अगर वह कुछ ठान लेती थी तो उसे पूरा करवा कर ही मानती थी। शालिनी दिल की बहुत अच्छी है
और जैसा उसका दिल अच्छा है वैसा ही उसका रंग और रूप भी। शालिनी का रंग दूध जैसा गोरा और सुंदर था। उसके काले घुंघराले बाल ऐसे लगते थे जैसे काली घटाएं। उसकी भूरी भूरी आंखें जिसको देख लेती थी वही उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था, और उसके गोल गोल गुलाब की कलियों जैसे होंठ उसके चेहरे की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते थे। लेकिन इस खूबसूरती के साथ साथ शालिनी के जीवन में एक बदसूरत चीज भी जुड़ी हुई थी, और वो थी उसकी किस्मत। शालिनी जब 15 साल की थी तब वह बहुत बीमार पड़ गई थी, और उसके माता पिता ने उसे हर जगह हर डॉक्टर को दिखा लिया था, लेकिन शालिनी की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर उन्हीं के किसी रिश्तेदार के बताने पर वो लोग एक सिद्ध महापुरुष के पास गए और वहां ले जाकर शालिनी को दिखाया। वो बाबा जी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे। उनकी लंबी लंबी जटाएं उनकी जांघों को छू रही थी और माथे पर उन्होंने त्रिपुंड बनाया हुआ था। एक हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला ले रखी थी और उनके बगल में एक पीतल का कमंडल रखा हुआ था। कहते थे कि वह किसी से भी कुछ नहीं लेते हैं, जिसका जो मन करता है उनके कमंडल में डालकर चला जाता है। महापुरुष का इतना नाम सुनकर शालिनी के माता पिता उसे भी उनके पास लेकर गए। जैसे ही वो लोग उनके पास पहुँचे, उनके स्वरूप को देखकर शालिनी के पिता ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वह कोई बहुत बड़े तपस्वी हों। शालिनी के पिता ने उनके आगे प्रार्थना की कि वह उनकी बेटी को एक बार देख ले। उन महापुरुष ने अपनी आंखें खोली और शालिनी के माथे पर अपना एक अंगूठा रख दिया, और थोड़ी ही देर बाद शालिनी अपनी आंखें बंद कर ली और उन महापुरुष की आंखें भी बंद हो गई थी। और थोड़ी देर बाद जब उन महापुरुष ने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से अंगारे दहक रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी और शालिनी वहीं बेहोश होकर अपनी मां की गोद में गिर गई। उसके माता पिता यह देखकर घबरा गए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा जी से पूछा, क्या हुआ बाबा जी, क्या हुआ है? हमारी बच्ची ठीक तो हो जाएगी। बाबा ने शालिनी के माता पिता से कहा, आपकी बेटी श्रापित है। उसके ऊपर जन्म जन्मांतर से एक श्राप चल रहा है और उसी श्राप की वजह से यह बीमार रहती है। बाबा जी की यह बात सुनकर शालिनी की मां रोने लगी थी और उन्होंने बाबा जी से हाथ जोड़ते हुए कहा, आप यह क्या कह रहे हैं बाबा जी? तो क्या मेरी बेटी के जीवन में कोई सुख नहीं है? बाबा ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, सुख तो बहुत है, लेकिन इसके लिए आपकी बेटी को बहुत परिश्रम करना पड़ेगा और फिर शायद कोई ऐसा इसकी जिंदगी में आए जो इसकी जिंदगी बदल दे। शालिनी के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, तो क्या मेरी बच्ची हमेशा बीमार रहेगी? बाबा जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिनों बाद अपने आप आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, पर बीच बीच में इसके साथ ऐसा होता रहेगा। इसकी जिंदगी में बहुत सारे संकट आएंगे, लेकिन यह सारे संकटों को पार कर लेगी। पर इसके विवाह के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। बाबा जी ने शालिनी के माता पिता को एक ताबीज दिया और उनसे कहा कि यह ताबीज हमेशा शालिनी को पहना कर रखना। अगर टूट जाए या खो जाए तो मेरे पास आकर एक दूसरा ताबीज बनवा लेना, बेबी जी ने कहा। और ऐसा कहकर उन्होंने वह ताबीज शालिनी के गले में डाल दिया। उस ताबीज को पहनने के बाद कहा, शालिनी पहले जैसे कभी बीमार नहीं पड़ी। लेकिन शालिनी के माता पिता ने कभी उसे यह सच जाहिर नहीं होने दिया कि बाबा जी ने शालिनी के जीवन को लेकर क्या भविष्यवाणी की थी। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि जब शालिनी बेहोश होकर लेटी हुई थी तब थोड़ी देर बाद उसे होश आ चुका था और उसने बाबा जी की सारी बातें भी सुन ली थी। असल में वह जानती थी कि वह कभी शादी नहीं कर पाएगी और इस बात की तकलीफ उसे हमेशा रहती थी, और इसीलिए वह कभी भी किसी लड़के को अपने करीब यहाँ पास नहीं आने देती थी।
आज शालिनी पूरे में 20 साल की हो गई थी और आज उसका जन्मदिन था। शालिनी ने अपने क्लास के सभी बच्चों को घर पर बुला और वह अपनी बेस्ट फ्रेंड रोशनी के साथ शॉपिंग के लिए निकल गई थी। शालिनी आज को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी थी, इसलिए उसने जिद की कि वह आज कार ड्राइवर लेकर नहीं जाएगी। आज वह ट्रेन से जाएगी और फिर वह और रोशनी दोनों शॉपिंग के लिए निकल गई। ट्रेन में पहुंचते ही रोशनी और शालिनी को बैठने के लिए सीट मिल गई और वह दोनों वहां बैठ गई। लगभग 1 घंटे बाद वह दोनों अपने निर्धारित स्टेशन पर पहुंच गई थी। स्टेशन पहुंचने पर शालिनी और रोशनी ट्रेन से उतर गई और तभी शालिनी का बैग ट्रेन के दरवाजे में फंस गया। वह अपना बैग निकालने की कोशिश करने लगी कि तभी उसके बगल से एक लड़का गुजरा और शालिनी उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वह लड़का और कोई नहीं बल्कि यह वही लड़का था जो रोज रात उसके सपनों में आता। और जब तक शालिनी उस बात को समझ पाती तब तक ट्रेन का गेट बंद हो चुका था और वह लड़का उस ट्रेन में बैठकर आगे निकल चुका था। एपिसोड 4 फेल डाउन अनकॉन्शियस। रेलवे स्टेशन पर जैसे ही शालिनी की नजर उस लड़के पर पड़ी, वह अपने दिमाग पर जोर देकर याद करने की कोशिश करने लगी कि उसने उस लड़के को कहाँ देखा है। और फिर जब बहुत याद करने के बाद भी उसे उस लड़के का चेहरा याद नहीं आया कि उसने उसे कहाँ देखा है, लेकिन उसका चेहरा उसे बहुत जाना पहचाना लगा। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसने कहीं तो इसे देखा है, जैसे इस लड़के से उसका जन्म जन्मों का नाता है। शालिनी सोच रही थी, कौन है यह और मैं इसकी तरफ इतना खिंचाव क्यों महसूस कर रही हूँ। शालिनी अपनी सोच में गुम थी और उसे अचानक याद आया कि इस लड़के को तो वह रोज अपने सपने में देखती है। राहुल, हाँ ये राहुल ही है क्या? कौन है यह लड़का? वरना आज मेरे जन्मदिन के दिन ही यह मुझे क्यों नजर आया? मैं तो इसे पिछले 2 महीने से ही सपने में देख रही हूँ। और फिर तभी रोशनी ने पीछे से शालिनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उससे कहने लगी, ओए तू पागल हो गई है क्या? तुझे ट्रेन के नीचे आने का बड़ा शौक हो रहा है, और वो भी अपने जन्मदिन के दिन। और शालिनी को जैसे होश आया, उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं रोशनी, पर वह मुझे कोई नजर आया था और मैं उसके बारे में सोचने लगी थी। अरे हाँ हाँ ठीक है, खूब सोचो, सोचने के लिए मनाही नहीं है, पर जगह तो देख लिया कर। ऐसे ट्रेन के पास खड़े होकर कौन सोचने लगता है। अब चल जल्दी, हमें देर हो जाएगी, शाम को पार्टी भी है। रोशनी की बात सुनकर शालिनी वहां से शॉपिंग करने चली गई, लेकिन शॉपिंग करने में भी उसका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका दिमाग उस चेहरे पर टिक गया था। कौन था वह? क्या वह मेरा वहम था या सचमुच वह लड़का मेरे सामने था? और ऐसे ही ना जाने कितने ख्याल शालिनी के दिमाग में आ जा रहे थे। शॉपिंग करके शालिनी घर आ चुकी थी, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वह सपने वाला लड़का चले जा रहा था। उसकी माँ ने शालिनी से कहा, शालिनी बेटा क्या बात है, हमेशा तुम अपनी जन्मदिन वाले दिन इतनी खुश होती हो, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी क्यों नहीं नजर आ रही है। शालिनी ने उदास होते हुए अपनी मम्मी से कहा, मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सर दर्द हो रहा है, थक गई हूँ, अभी रेडी होकर आऊंगी तो अच्छा लगेगा। और फिर थोड़ी देर बाद शालिनी के दोस्तों का आना शुरू हो गए थे। जन्मदिन पार्टी स्टार्ट हो गई थी और शालिनी भी तैयार होकर हॉल में आ गई थी। राहुल ने एक खूबसूरत रेड कलर का गाउन ड्रेस पहना हुआ था और अपने बालों का करीने से एक जूड़ा बनाया हुआ था। उसने व्हाइट डायमंड का नेकलेस और इयररिंग्स पहने हुए थे और इस लुक में शालिनी सबसे अलग नजर आ रही थी, बहुत ही खूबसूरत। और फिर सभी लोग उसके केक की टेबल के पास आकर खड़े हो गए और केक कटिंग शुरू होने वाली ही थी कि तभी शालिनी की फ्रेंड पूजा जोर से आवाज लगाते हुए अंदर आई, रुको रुको रुको, मेरे बगैर तू केक कैसे काट सकती है? मैं हॉस्टल क्या चली गई, तू तो मुझे भूल ही गई।
और फिर सभी लोग पीछे मुड़कर पूजा को देखने लगे। पूजा एक शॉर्ट ड्रेस में धीरे धीरे चलती हुई शालिनी के पास आ रही थी और फिर जैसे ही पूजा शालिनी के पास पहुंची, शालिनी उसे हैरानी से देखती ही रह गई। उसके हाथ से केक काटने वाला चाकू नीचे गिर चुका था और उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी होकर फैल गई। पूजा ने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या हुआ है? तुझे सांप क्यों सूख गया? अरे मुझे ऐसे क्यों देख रही है जैसे कोई भूत देख लिया हो? और तभी पूजा ने अपने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे पूजा का कजिन विवेक खड़ा हुआ था और शालिनी विवेक को घूर घूर कर देख रही थी। और पूजा ने यह देख लिया था कि शालिनी विवेक की तरफ देख रही है। उसने शालिनी से कहा, अच्छा तो तू मेरे भाई पर डोरे डाल रही है? मैं तो तुझे इनसे मिलवाना ही भूल गई, इतनी एक्साइटेड हो गई थी ना, और उस एक्साइटमेंट में यह भूल ही गई कि तुझे मेरे कजन से मिलवाना है। और फिर पूजा अपने कजन का हाथ खींचते हुए उसे शालिनी पास लेकर आई और शालिनी से कहने लगी, इनसे मिलो, यह मेरा भाई है विवेक सिंघानिया। हम दोनों एक साथ ही हॉस्टल में थे, अब इसके डैड फॉरेन चले गए हैं तो मजबूरी में मुझे इसे अपने साथ लेकर आना पड़ा गया। शालिनी अभी भी विवेक को घूरे जा रही थी और विवेक को बहुत अजीब लग रहा था कि शालिनी उसे ऐसे क्यों देख रही है। और तभी रोशनी ने शालिनी से कहा, तू पागल हो गई है, तू विवेक को कितनी बुरी तरीके से देख रही है, यह अच्छी बात नहीं है, चल अब यह चाकू पकड़ और केक काट। रोशनी की बात सुनकर शालिनी ने हैरान होते हुए रोशनी की तरफ देखा और फिर धीरे से रोशनी के कान में कहने लगी, रोशनी तुझे मैंने वह अपने सपने वाली बात बताई थी ना? रोशनी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, ओ नो यार, अभी छोड़ दे वो सपने वाली बात, फिलहाल केक काट और मुझे केक खिला, जोर से भूख लगी है। शालिनी ने रोशनी से कहा, तू एक मिनट मेरी पूरी बात सुन ले। रोशनी ने शालिनी को परेशान देखकर उससे कहा, अच्छा ठीक है, बिना कहे तो तू मानेगी नहीं, इसलिए बता ही दे क्या बात है। शालिनी ने रोशनी से कहा, यह वही लड़का है रोशनी जो मेरे सपने में रोज आता है, मैं सच कह रही हूँ रोशनी, यह वही लड़का है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? रोशनी ने देखा शालिनी की आवाज लड़खड़ा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे अभी वह रो देगी। और विवेक के लिए यह सब बहुत एम्बैरसिंग था। वह धीरे से भीड़ से हटकर पीछे जाकर खड़ा हो गया। पूजा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शालिनी को हो क्या गया है, वह ऐसा क्यों कर रही है। रोशनी, शालिनी और पूजा यह तीनों तो पक्की दोस्त थी और एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं करती थी, लेकिन आज पूजा को देखकर शालिनी का कोई रिएक्शन ही नहीं था, बल्कि वह तो विवेक को देखकर परेशान हो गई। यह बात पूजा को समझ नहीं आ रही थी। उसने शालिनी से कहा, क्या हुआ शालिनी, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं अपने भाई को ऐसे बिना इनविटे न होने पर भी तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में ला। एपिसोड 5 वेंट इनटू द बिल्डिंग। केक का चाकू शालिनी के हाथ से नीचे गिर गया और जैसे ही शालिनी उसे उठाने के लिए झुकी, उसकी नजर टेबल के नीचे बैठी हुई उस डरावनी औरत पर पड़ी और उस औरत को देखते ही शालिनी बेहोश हो गई। उसके सारे दोस्त उसे देखकर डर गए और शालिनी के पापा रघु और उसका भाई सुमित, वह दोनों भागते हुए आए और सुमित ने शालिनी को अपने गोद में उठाकर उसके कमरे में ले जाने लगे। और ना जाने क्यों शालिनी की माँ को अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। उन्हें वो 5 साल पुरानी बात याद आने लगी थी जब शालिनी बहुत बीमार हुई थी और ये ख्याल आते ही वह भागती हुई शालिनी के पास गई और उसका गला छूकर देखने लगी और जैसे ही उन्होंने उसका गला देखा है वह घबरा गई, क्योंकि शालिनी के गले से वह ताबीज गायब था। वह घबराते हुए रघु के पास गई और उनसे कहने लगी, सुनिए मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या आपने शालिनी का गला देखा? रघु ने अपनी पत्नी संजू से कहा, क्या हुआ है तुम्हें? वह बेहोश पड़ी हुई है और तुम उसका गला चेक कर रही हो, क्या हुआ है?
उसके गले में संजू ने घबराते हुए कहा। वाह वाह वाह, उसका ताबीज उसके गले में नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं यह सब उसी वजह से तो नहीं हो रहा है। अचानक अभी कुछ महीने से ही उसे डरावने सपने आने भी शुरू हुए हैं और अचानक से कल सुबह बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही है। और आज यह सब आपको नहीं लगता है कि कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है? कहने को तो रघु ने संजू से कह दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मन ही मन वह भी अपनी बेटी के लिए डर रहे थे और उनके दिमाग में भी यही सब चल रहा था। और तभी सुमित ने डॉक्टर को फोन कर दिया था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी आ पहुँचे थे। उन्होंने शालिनी का ब्लड प्रेशर चेक किया और कहने लगे इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया था, जिसकी वजह से यह बेहोश हो गई है। इसे थोड़ा आराम करने दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगी। शालिनी होश में तो आ गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत घबराई हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके सारे दोस्त नीचे हॉल में शालिनी का इंतजार कर रहे थे। रोशनी और पूजा कमरे में शालिनी के पास ही खड़ी हुई थी। तभी रोशनी ने शालिनी का हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, क्या हो गया है? तुझे लगता है वह राजकुमार तुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है, तभी बार बार बेहोश हो रही है तू है ना? रोशनी ने यह सब इतने मजाकिया लहजे में कहा कि पूजा को हंसी आ गई। वह जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन शालिनी के चेहरे से हंसी गायब थी। उसके दिमाग में अभी भी उस औरत का चेहरा घूम रहा था। कितना डरावना चेहरा था वह, और वह ऐसे बार बार मेरे सामने क्यों आ रही है? क्या चाहती है वह मुझसे? और फिर तभी रोशनी और पूजा शालिनी को उठाने लगे और कहा, चलो ना शालिनी, सब तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। और फिर रघु और संजू ने भी शालिनी से कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर थोड़ा लो हो गया था, लेकिन अब तुम ठीक हो जाओ, नीचे एंजॉय करो, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। तुम्हारे दोस्त भी वहाँ पर वेट कर रहे हैं। और फिर अपने माता पिता की बात सुनकर शालिनी ने उठकर वॉशरूम में चल गई और उसने अपना हुलिया सुधारा और नीचे जाने लगी। थोड़ी ही देर में सब खा पीकर पार्टी का मजा ले रहे थे और फिर धीरे धीरे सब घर जाने लगे थे। लेकिन शालिनी की नजर अभी भी विवेक पर ही थी और बार बार शालिनी के घूरने की वजह से विवेक बहुत अजीब महसूस कर रहा था। उसने पूजा से कहा, पूजा क्या हम घर चलें? पूजा ने विवेक का चेहरा देखकर समझ लिया था कि उसे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और उसे अच्छा ना लगने की कारण भी समझ आ गई थी। उसने विवेक से कहा, ठीक है विवेक, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो चलो चलते हैं घर। और फिर पूजा ने शालिनी को से कहा कि वह घर जाना चाहती है और जैसे ही रोशनी ने सुना कि पूजा घर जाना चाहती है, वह उससे कहने लगी, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुझे पता है ना हमारी गर्ल्स गैंग का रूल? पूजा ने मुंह बनाते हुए कहा, यह सारे रूल तू ही बनाती है, मुझे नहीं पता अब ये कौन सा नया रूल बनाया है। रोशनी ने पूजा से कहा, तुझे याद नहीं है स्टूपिड, हमने रूल बनाया था कि हम तीनों में से जिसका भी जन्मदिन होगा हम उसके घर पर स्टे किया करेंगे, भूल गई क्या? पूजा ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचा और उसने शालिनी की तरफ देखा जैसे पूछना चाह रही हो कि सचमुच ऐसा रूल बना था क्या। लेकिन शालिनी को भी ऐसा कुछ पता नहीं था और उसने भी ना में सर हिला दिया। और फिर रोशनी ने शालिनी और पूजा का चेहरा देखकर कहा, ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं बना है तो बना लेते हैं, आज हम दोनों यहीं रुकेंगे। रोशनी की बात सुनकर पूजा ने कहा, देख रोशनी, पहले तो मुझे यह सब पता नहीं था और दूसरी बात यह कि मैं नहीं रुक सकती हूँ क्योंकि तू जानती है मैं अपने भाई के साथ आई हूँ और उसे ऐसे अकेले भेजना अच्छा नहीं लगेगा। रोशनी ने पूजा का चेहरा देखते हुए मुंह बनाते हुए कहा, विवेक कोई बच्चा तो नहीं है, ना ही इज एन एडल्ट, अपने आप भी घर जा सकता है वो। पूजा ने रोशनी की तरह घूरते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता है इसलिए तुम चुप रहो, तुम रह सकती हो शालिनी के पास, और वैसे भी आज वह मुझे कुछ अजीब हरकत कर रही है
अभी उसको ऐसे परेशान करना ठीक नहीं होगा। अगर तुम रहना चाहती हो तो तुम रहो, मुझे तो वापस जाना ही होगा। और फिर पूजा ने शालिनी का उतरा हुआ चेहरा देखा। वह समझ गई थी कि शालिनी अच्छा फील नहीं कर रही है और इसीलिए उसने वहां से चले जाना ही ठीक समझा। और फिर पूजा विवेक को लेकर अपने घर की ओर निकल गई। सुबह से शॉपिंग और पार्टी की वजह से सब लोग काफी थक गए थे और शालिनी भी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से बहुत थका थका महसूस कर रही थी। और तभी संजू ने शालिनी से कहा, शालिनी बेटा आप कपड़े चेंज करके सोने चले जाओ, ज्यादा देर रोशनी के साथ बातें मत करना। शालिनी अपनी माँ को आश्वासन देकर रोशनी के साथ अपने कमरे में सोने चली गई। रोशनी और शालिनी 10 से 15 मिनट बातें करने के बाद सो गए। अभी शालिनी